ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम कुछ नई चीज सीखने वाले हैं। क्लास 11th में आपकी आते ही कुछ नए नए टॉपिक्स आएंगे मैथमेटिक्स में, जो आपने शायद पहली बार ही आप पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो क्लास 10th से रिलेटेड है। डिटेल क्लास जो क्लास 11th की है वो हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम फिर से कोई एक टॉपिक लेकर के जो क्लास 10 से रिलेटेड है उसको उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे, क्योंकि उसका रिलेशन क्लास 12th में 11th में बहुत ज्यादा होने वाला होगा। ऐसे ही एक टॉपिक आपके पास में है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम बात तक देख रहे थे, बच्चों को कोई समस्या आती रहती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आप देखिए, ये जो बात तक समस्या आती रहती है, समस्या ना आने पाए बात तक, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था, और ये बताया था ऑल दोज नंबर्स which can represent on the number line is called the real number। वहीं से लेकर के हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंट्री करते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास में एक लाइन है, और ये क्या है, नंबर लाइन है। नंबर लाइन में बीच में यहां पे 0 होता है, इस साइड में 1 2 3 एंड 4 अप टू इंफिनिटी जाता है। इस साइड में -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है, ये -4 एंड सो ऑन, ये अप टू इंफिनिटी होता है। और इसी नंबर लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो जाती है इंफिनिटी तक। इसी मान लें अगर हम एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस भी कुछ ऐसे ही होता है। इस पॉइंट को, जो पॉइंट आप देख रहे हैं बीच में, यहां पे जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को आप जो बीच में देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इसको ओरिजिन मान लीजिए। और इस नंबर लाइन को जो हॉरिजॉन्टल ऐसे रखी थी, इसको वर्टिकल कर दीजिए, बट ऐसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दीजिए, तो ये नंबर लाइन आपकी ऐसे करके ऐसे हो जाएगी। अब आप देखिए, ये जो लाइन आपने देखी है, ये लाइन आपकी ऐसे वर्टिकल होगी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी नंबर लाइन, दूसरी हो गई वर्टिकल। और इसमें इस पॉइंट जो बीच में, इसको ओरिजिन कहते हैं, आप दोनों कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। इसके ऊपर की जितनी वैल्यूज होंगी सभी कैसे होंगी, पॉजिटिव होगी। नीचे वाली सब कैसे होती, नेगेटिव होती है। यहां पर भी इसी के अकॉर्डिंग ये 1 होगा, 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही यहां पे क्या होगा, ये -1 -2 एंड -3 एंड -4 एंड -5 एंड सो ऑन। हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम एक्स एक्सिस। इसको कहेंगे हम एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, और इधर क्या है, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन है। ये एक्स एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव है। ये डैश का सिंबल यहां पे नहीं होगा, ये डैश नहीं होगा, यहां पे केवल एक्स रहेगा ऐसे। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, ये जो आप देख रहे हैं जहां पर ओरिजिन था, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव होती है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है। ओरिजिन में अगर ऊपर जाते हैं आप ऐसे, तो ये वाई एक्सिस बोला जाता है, और ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव होती है। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव लिखी जाएगी यहां पे, ये वाई एक्सिस हो गया। और ऐसे ही नीचे जाओगे तो वाई एक्सिस की नेगेटिव हो गई। ये जो पहला पार्ट आप यहां पे देख रहे हैं, 1/4 पार्ट, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट आपने देख लिए। इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं, इससे रिलेटेड कौन है, एक्स की सभी पॉजिटिव वैल्यू रिलेटेड है, इसमें वाई के सब पॉजिटिव रिलेटेड है। तो इसमें अगर कोई पॉइंट आप कहीं से एक्सेप्ट करते हो तो क्या होगा, उसके लिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट, मतलब एक्स की वैल्यू और जो वाई की वैल्यू होगी, बोथ शुड बी पॉजिटिव। दोनों कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे आपको कहा जाए ये प्लस कामा प्लस होगा, मींस दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। ऐसे ही इस वाले में देखें तो इस साइड में x नेगेटिव है और y कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस कामा प्लस, और इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव होता है और y भी कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और फोर्थ में जाकर के देखें तो यहां पर x होता है पॉजिटिव और y कैसा होता है, नेगेटिव होता है।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सपोज यहीं पर हमें कभी किसी क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करना, किसी भी क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई नंबर आपको दिया जाए, सपोज बोला जाए P और दिया है 2,3, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 1,2 आप यहां से चलेंगे 1,2, ऐसे देखिए यहां से आप 1,2 लेकर के चलिए 1 2, ये पॉइंट 2 हो गया और इधर कितना है 1 2 और 3 कहां चलना है y एक्सिस पे 1 2 3, ये पॉइंट ऐसे करके। अब यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लीजिए, यहां से ये वाली ये लाइन लीजिए, जहां पे कट करेंगे वही पॉइंट क्या होगा 2,3 होगा। ये क्लास 10th में सिखाया जाता है, 9th से 10th में कहीं सिखाया जाता है ये 2,3। इसके लिए एब्सिसा 2 हो गया और ऑर्डिनेट कितना हो गया 3। अब इसी तरीके से अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो कभी, यहां से अगर कभी आपको रिप्रेजेंट करना हो किस चीज को, किसको रिप्रेजेंट करना हो, कोई दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो, भाई बीपी हमने लिया, सपोज क्यू कोई पॉइंट दिया है और पॉइंट क्यू को रिप्रेजेंट करना है आपको, यहां से उसको जरा हटा देते फिर रिप्रेजेंट करते, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए, डिफरेंशिएशन बता रहे हैं आपको, इसे भी हटा दो और इसे भी हटा दो, है ना, ऐसे हटा दिया। और सपोज हमें क्या करना है, कोई दूसरा पॉइंट दिया है, ये पॉइंट हमारे पास में कौन सा था P, another point is Q here, कोई पॉइंट Q गिवन है और Q कितना गिवन है, सपोज ये दिया है -2,5 ऐसे दिया, इसे रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो -2 कहां पर मिलेगा, ये 1 और 2 ये -2 हो गया एंड 5 यहां से कम करो 1 2 3 4 एंड 5, ये पॉइंट यहां कहीं मिल जाएगा, -2,5 ये पॉइंट हमको यहां पर मिल गया, तो ये पॉइंट आपने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया 1 -1 -2 1 2 3 4 एंड 5। कहने का मतलब ये है कि जहां पर 5 मिला वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये ऐसे करके, जहां पर ये नंबर मिला वहां से ऐसे ये ड्रॉ कर लीजिए। तो आपने देखा यहां पर कि ये पॉइंट हमको यहां पर मिल गया एंड दिस पॉइंट इज -2,5, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, पॉइंट क्यों हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सपोज एक और पॉइंट क्यों दे दिया गया R, और उस R को लिखा गया इस तरीके से, जो पॉइंट R है वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, पॉइंट R यहां पे गिवन है कुछ इस तरीके से, सपोज ये आपको दिया जाए -3, और इसे आपने रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए -3 को रिप्रेजेंट करना है, इसमें ऑर्डिनेट सॉरी एब्सिसा और ऑर्डिनेट, जो पहला नंबर होता है इसे एब्सिसा कहते हैं, बाद वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव कहां पर होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो आप इसे यहां लिखोगे 1 2 3, ये पॉइंट मिल गया 1 2 3, ये 1 2 एंड -1 -2 -3, एक्स एक्सिस पे चले आप -1 -2 -3, और -3 वाई एक्सिस पे चलना है -1 -2 -3, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहां से एक वर्टिकल लाइन, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पर क्या बन जाएगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा, ये देखिए लाइन डबल हो गई, ठीक है। तो अभी आपने ये पॉइंट कितना हुआ -3, ये आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। सपोज एक कोई और पॉइंट दिया हो और उस पॉइंट को भी आपने रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। सपोज जो पॉइंट हमारे पास S दिया हुआ है, पॉइंट S गिवन है और S क्या है, कुछ S इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है 2,5 -5, और इसे आपने रिप्रेजेंट करना है, तो इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2,-5 को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ऐसे दिया है, इसे आपने रिप्रेजेंट करना है, तो इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 2,-5 को आप देखिए काउंट करिए, यहां से 1 एंड 2 1, और ये क्या हो गया 2 पर मिला, जहां मिला वहां से ऐसे करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, और -5 कहां पर है 1 2 3 4 एंड -5, ये पॉइंट आ गया ऐसे करके। तो ये पॉइंट आपने देख लिया, ये 2,-5, ये यहां पर आ गया S पॉइंट, और इसको लिख दिया हमने -2,5, सॉरी ये 2,-5 है,
ये माइनस साइन हटा दीजिए, 2 माइनस 5, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे अगर आपको नंबर्स दिए हैं, मतलब कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं किसी भी पॉइंट्स के, पी क्यू आर एस और भी कोई पॉइंट हो सकते हैं, उनको आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पॉइंट क्लास 9th और 10th में, शायद ये 9th में और 10th में लाकर के पढ़ाया जाता है। अब इसके बाद में जब क्लास 10th में आ जाते हैं, 9th में शायद बेसिक था ये, 9th के बाद अब आते हैं क्लास 10th वाले बेसिक में। क्लास 10th के बेसिक में इसमें पूछा जाता है डिस्टेंस फार्मूला आता है, सेक्शन फार्मूला आता है, इन सब का क्लास 11th में यूज है, इन सब का भी क्लास 11th में यूज है, 12th में भी यूज है, हर जगह पर बेसिक चीजें यूज होती हैं, इसलिए इनमें किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन दैट, उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी हमसे बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की। डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना। दो पॉइंट हमको दिए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में, हमें उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। जैसे हम यहां पे एक एक्सिस बना लेते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश, एंड दिस इज वाई एंड वाई डैश, और ये क्या बन गया हमारे पास में? बीच में आ गया ये ओरिजिन, बीच में ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है बीच में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देयर इज अ पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट ए गिवन है हमारे पास में कोई, उस पॉइंट ए पे देखते हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमको x1, y1, x1, y1 हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, x1, y1, और दूसरा पॉइंट हमको दिया है b, जो पॉइंट b है इसके कोऑर्डिनेट्स से मालूम है x2, y1, ये हो गया। और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इधर से कुछ बनाने वाले हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ऐसे जाकर के ये पॉइंट ए था, x1, y1 हम यहां लिखेंगे। अब इनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? डिस्टेंस निकालने का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, निकाल के हम आपको सिखा रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ बता देते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे पॉइंट x1 था और ये y1 है, यहां से एक ड्रॉप करो परपेंडिकुलर। सपोज पॉइंट ए से और एक्स एक्सिस पे आपने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, सपोज जो पॉइंट एल पे जाता है, ओरिजिन हमारा ओ होता है। पॉइंट बी से भी एक ड्रॉप करिए परपेंडिकुलर, सपोज जो पॉइंट एम पर जाता है, ये पॉइंट ओ था, ये एल है और ये क्या है? एम है। पॉइंट ए से ये जो बीएम लाइन है यहां पर भी ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, सपोज पॉइंट सी पर जा रहा है, ऐसे करके। तो आप एक चीज यहां पे देख रहे हो, क्या देख रहे हैं? कि ओएल, अगर मैं आपसे पूछे कि ओएल डिस्टेंस क्या है इसमें, तो आप देखेंगे सिंपल सी बात है कि ये जो x1 है वो इस OL के इक्वल है, तो OL को आप क्या लिख सकते हो? ये x1 के इक्वल है। ऐसे ही इसमें अगर हम OM को निकालें, देन OM इक्वल टू, मेरे को यहां से यहां तक की लेंथ ये कितनी होगी? इट विल बी x2, ये x2 निकलेगी। ऐसे ही यहां से अगर ये लेंथ निकाले हम इसमें इसकी y1, दिस इज द AL, और AL कितना होगा? ये y1, एंड यहां से अगर हम BM की वैल्यू निकालें, देन BM इक्वल टू कितना होगा? y2। अब इसमें से हम OM से अगर OL को माइनस कर देंगे, अगर हम OM से OL को माइनस कर दें, देखिए ये लेंथ हमारे जो देख रहे हैं, मैं इसको इसमें ओवरलैप करके बनाऊंगा इसको, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये OM है, और इसमें से अपन माइनस किसको करते हैं? इसमें से माइनस कर देंगे हम सिर्फ OL को, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? LM आएगा कि नहीं आएगा? तो LM इक्वल टू कितना होगा? यू नो दैट जो LM की वैल्यू निकलेगी वो LM इक्वल टू होगा OM माइनस OL, OM माइनस OL करेंगे, और OM माइनस OL की वैल्यू कितनी होगी? OM आपको ऑलरेडी पहले से x2 मालूम है, OM की वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से x2 मालूम है, और ये कितनी है? x1, तो LM की लेंथ x2 माइनस x1 हो गई। आई थिंक बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी आपको। उसी तरीके से हम यहां पे अब ये लेंथ निकालेंगे BC। अगर हम आपसे पूछें
कि लेंथ AL कितनी है, इसको तो हमने x1 लिखा और AL की वैल्यू निकाले तो ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी y1, ये कितनी होगी y1। अगर AL y1 है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ऑब्वियसली ये जो CM है ये भी कितनी होगी, CM इज आल्सो, CM भी क्या है, ये CM वाली जो लेंथ है दिस इज आल्सो y1, ये भी कितनी होगी, कितनी लेंथ y1 होगी। इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इतनी x2 थी, तो ये पूरी जो आपकी BM लेंथ है ये किसके इक्वल होगी, इट विल बी y2, ये कितनी होगी, y2 की इक्वल होगी, ये y2 होगी। अब आप देखो यहां से बिल्कुल सीधे से साफ साफ नजर आ रहा है आपको, ये CM इक्वल टू y1 है और BM इक्वल टू कितना है, y2 है। आपको BC चाहिए तो आप क्या लिखोगे, BC इक्वल टू, BC को आप क्या लिखेंगे, यू कैन राइट BC इक्वल टू, BC अगर आप निकालना है तो आप लिखेंगे BM माइनस CM, BM माइनस CM करेंगे और BM की वैल्यू आपको y2 मालूम है, कितनी मालूम है, दिस इज द y2, और CM कितना है, दिस इज द y1, ये y1 हो गया। अब आप देखो बच्चों एक बात आपको समझ में आ गई कि ये इतनी लेंथ L से M तक ये कितनी निकाली आपने, x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो AC भी कितनी हो गई, x2 माइनस x1 हुई कि नहीं हुई, हुई ना, x2 माइनस x1, क्योंकि इसकी पैरेलल लेंथ है। और यहीं से अगर आपको पूछा जाए, इसको हटा देते, 1 मिनट की जरूरत नहीं ज्यादा खास इसकी, ये BC की वैल्यू कितनी, तो BC आपने ऑलरेडी निकाल रखी है y2 माइनस y1, ये लेंथ y2 माइनस y1। अब आप जाइए राइट एंगल ट्रायंगल में, किसमें आ जाए, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल भाई, यहां पर कौन सा बना है, बताएं भाई, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल इसमें ABC है, बिकॉज हमने पॉइंट A से, हमने मतलब मैंने पंकज मिश्रा ने पॉइंट A से पॉइंट C पर जो यहां पे ड्रॉप किया था वो ड्रॉप परपेंडिकुलर, पॉइंट A से इस BM लाइन पे एक ड्रॉप किया था परपेंडिकुलर, वो क्या था, AC, पॉइंट C पर 90 का एंगल बन रहा था। That's why we can say that triangle ABC is a right angle triangle. ABC क्या है, right angle triangle है, because AC is perpendicular on triangle on the side BC, sorry BM, इस पे परपेंडिकुलर था, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो आपको अगर AC मालूम है, BC मालूम है, AC और BC एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस हैं, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है। आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या मालूम कर सकते हो, ये AB लेंथ मालूम कर सकते हो बहुत आसानी से। Very easily you can find the length of AB with the help of Pythagoras theorem। कैसे मालूम करेंगे, चलिए देखते हैं। AB इक्वल टू या AB स्क्वायर इक्वल टू, भाई ठीक है, आप इसमें लिखोगे इन ट्रायंगल ABNC, इन ट्रायंगल ABC with the help of Pythagoras theorem, AB स्क्वायर सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है, जिससे पूछो उसे ही मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। AB स्क्वायर इक्वल टू दिस इज द AC स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर, और हमें AB ही निकालना था भाई, हमने कहा था A और B के बीच की डिस्टेंस मालूम करो, तो A और B के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, AB के इक्वल होगी, सिंपल सी बात है, उसे हम पाइथागोरस थ्योरम से मालूम करेंगे। सब कुछ तुमने मालूम कर लिया है, ठीक है, जो भी भाई जो चीज हमें बनानी थी, ठीक है, जैसे हमें क्या करना होता है, जैसे हमें साग बनाना होता है, साग का मतलब होता है सब्जी बनाना, ठीक है, सब्जी नहीं बल्कि साग होता है, वो शुद्ध शब्द उसका साग होता है। तो हमें अगर साग बनाना है यानी सब्जी बनानी है तो पहले हम मसाला तैयार करते हैं, सब्जियां काटते हैं, फिर उसके बाद उसको फ्राई करके जैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर सारी चीजें आपने तैयार कर ली, प्रिपेयर कर ली, फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए आपने कहाँ डालना है, उसको कढ़ाई में डाल के पका करके निकालना है रिजल्ट उसका। यानी यहां से ये मान लीजिए कढ़ाई है, ये आपने सब अलग अलग तैयार कर लिया है, तैयार करने के बाद यहां पर डाल देंगे, डालने के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। तो आप देखिए, आपने AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, और AB की इसमें जो वैल्यू है वो मालूम करनी है। AC मेरे को मालूम है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एंड BC आपने कितना मालूम है, BC मालूम है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, and this is the AB square, then AB is equal to, इस पे रूट लग जाएगा, and this root is the x2 minus x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। और इस AB को हम D लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, D फॉर डिस्टेंस,
ये फाइनल फार्मूला हमारे पास में आ गया, x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर एन प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। अगर ये फार्मूला कभी आप x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी कर दें, हमें लगता है बच्चों लाइट चली गई है हमारी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। देयर इज समथिंग इज प्रॉब्लम बिकॉज बोर्ड नहीं आ रहा है। अभिषेक, स्क्रीन चली गई इसकी कंप्यूटर की। ओके बच्चों, सॉरी, हमें लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। ये हमारे पास में डी इक्वल टू कितना है, x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। ये हो गया, ये डिस्टेंस निकाल दिया, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला आ गया। जहां से इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू रूट, एंड ये क्या है, x1 माइनस x2 भी अगर हम कर दें, यहां पर ये y1 माइनस y2 भी कर दें, तो भी फार्मूला सेम रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तभी फार्मूला क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता है। सो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला था। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल आप ले लीजिए, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, एक लाइन छोटी सी ऊपर रब कर दे रहा हूं और वहीं पर इसको लिख दे रहा हूं। जैसे नीचे का ये मटेरियल जितना था, जो हम पका चुके हैं, पहले से सब्जी बना चुके हैं उसकी, ठीक है, रिजल्ट आ चुका है आपके सामने। आप उसको यहां बता देते हैं, जैसे इसको भी यहां से रब कर दे, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये फिगर बना रहे, बड़ा प्यारा फिगर लग रहा है, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया भाई, है ना। तो इसको रब नहीं करेंगे, केवल फार्मूला लिखा रहने देंगे और बाकी सबको यहां से उड़ा देंगे। चलिए चलिए जी, अभी आपने क्या करना है, एक एग्जांपल इसका लेकर के और क्वेश्चन बताना है। जैसे पॉइंट ए आपको दिया जाए 3,4 एंड पॉइंट बी इज देयर 6,7 और आपसे पूछा गया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मालूम करो। तो डिस्टेंस फार्मूला निकाल यूज करने के लिए इसे इसके ऊपर x1 लिख दो, इसे y1 लिख दो, इसे x2 और इसे y2 लिख दो। तो जो डिस्टेंस फार्मूला होगा d इक्वल टू, इस फार्मूले की हेल्प से x2 माइनस x1, x2 कितना इसमें है, देखो यहाँ पे कितना है 6, x1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर, एन प्लस y2 माइनस y1 7, y2 है और y1 कितना है 4 है, इसका होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस d इक्वल टू, ये रूट में कितना निकलेगा, दिस विल बी 3 स्क्वायर एन प्लस 3 स्क्वायर। भाई ये लाइन भी हमको यहां से रफ ही करनी पड़ेगी, बिना इसके काम नहीं चलेगा हमारा। चलो हटा दिया इसको भी, मैंने फार्मूला तो आपको आता ही है और हमने सॉल्व भी किया, बड़ी मेहनत से निकाल के बताया आपको। तो आप देख सकते हो d इक्वल टू रूट में ये 9 और प्लस 9, d इक्वल टू कितना हो गया, रूट में 18 हुआ और इसे लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। जी, ये आपने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दिया। ये डिस्टेंस फार्मूला आपने सीखा और डिस्टेंस फार्मूला सीख करके आपने इस तरीके से निकालना सीखा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगला पॉइंट हमें सीखना है। अगला पॉइंट बताना है आपको इसमें डिस्टेंस फार्मूले के बाद जो हम यूज करते हैं जनरली, जिसे बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं कि सेक्शन फार्मूला एक्चुअल में कैसे यूज किया जाता है। चलो देखते हैं सेक्शन फार्मूला, देखते हैं। सेक्शन फार्मूला देखते हैं, इसका भी हम यूज बहुत करते हैं। सेक्शन फार्मूले का यूज भी बहुत ज्यादा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 11th में एज वेल एज इन द क्लास 12th आल्सो। सेक्शन फार्मूला देखने के लिए पहले आपने क्या करना है, ऐसे करके ऐसे बना लेना है कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की लाइन जो है थोड़ी सी टेढ़ी है, तो थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको, ये उड़ा दिया और ये इसको मिला करके दोबारा हॉरिजॉन्टल कर लिया। अब थोड़ा ऊपर ज्यादा चले गए, नहीं ठीक है। ये एक्स एक्सिस और क्या था, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को आप ऐसे लिखोगे, इधर से एक्स एंड दिस इज द वाई डेस, ऐसे लिख लिया। इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, जैसे एक लाइन हमको दी हुई है, वी हैव ए लाइन ए बी, ऐसे ले लिया। हम लाइन हमेशा ए बी लेते हैं भाई, ठीक है। तो लाइन ए बी लिया मैंने और लाइन ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, सपोज पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है एंड सेकंड कितने हैं x2 y2
y2 है, इस तरीके से। और इन दोनों के बीच में यहां पे कोई पॉइंट है P, P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपको x, y मालूम है। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन है कोई, ठीक है, सॉरी एक पॉइंट है कोई, दो पॉइंट हमें A और B दिए और इन दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइन करा रही है, उस लाइन पर एक पॉइंट P है। इस P के कोऑर्डिनेट्स x, y है और AP और PB का रेशियो गिवन है, AP अपॉन PB भी गिवन है। AP और PB इनका रेशियो मालूम है m:n। वी हैव दिस रेशियो इज m:n, ये रेशियो हमको m:n मालूम है। अगर ये पॉइंट इन दोनों लाइन को, ये जो लाइन है AB, ये पॉइंट इनके बीच में है कहीं पर, तो इसे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द इंटरनल डिवीजन। ये इंटरनल डिवीजन होता है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n करते हैं। और ऐसे ही अगर आपको y निकालना है तो y निकालने के लिए आप क्या करोगे? You will write here y is equal to my2 प्लस ny1 अपॉन, आप क्या लिखेंगे? m प्लस n लिखेंगे। इस तरीके से ये इंटरनल डिवीजन के फॉर्म में आ गया। और अगर ये पॉइंट P इसके बाहर है कहीं, इसके बाहर कहीं, यहां पर नहीं है, तो लाइन को छोटा कर लेते हैं ऐसे करके। ये पॉइंट P यहां पर है, B है और पॉइंट P से बाहर निकल जाए ऐसे करके। कोऑर्डिनेट अभी भी इसके वही है, x2, y2 हम ले लेते और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y है। इसके कोऑर्डिनेट्स अब ये बाहर हो गया, लेकिन रेशियो अभी भी AP इज टू PB का कितना मालूम है? m:n है। यानी AP और PB इन दोनों लेंथ का रेशियो कितना मालूम है? स्टिल m:n। और आपने फाइंड करना है क्या? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स y। तो आप क्या लिखोगे? x इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? यहां पे देखिए बता दे रहे हैं कैसे निकालेंगे। यहां पर सिर्फ जहां पर प्लस था वहां क्या हो जाएगा? हर जगह पर माइनस हो जाएगा। mx2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ये एक्सटर्नल हो जाएगा। और एक पॉइंट देखते हैं, अगर ये पॉइंट कभी P ठीक बीच में हो, A और B के ठीक बीच में मिल रहा हो, तो उस केस में क्या करेंगे? तब वहां क्या करेंगे हम? ठीक बीच में होने पर एक पॉइंट P, या आप ऐसे कह सकते हैं मिड पॉइंट। दो पॉइंट आपको A और B मालूम थे और आपको निकालना है इनके बीच का मिड पॉइंट, से पढ़ा ऐसे करके। ऐसे मालूम है A और B का, और हमें क्या करना है? इनके बीच का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसके बीच में अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। अगर एक पॉइंट P ठीक बीच में होगा, यानी m और n की वैल्यू जो रेशियो आप लेके चल रहे थे, अगर ये 1:1 है तो ये पॉइंट कहां पर होगा? ठीक बीच में होगा। दिस विल बी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के केस में ऐसे निकलेगा। और अगर कभी किसी ट्रायंगल का सेंट्राइड मालूम करना है, क्या मालूम करना है? सपोज एनी टाइम यू हैव टू फाइंड द सेंट्राइड, आपको सेंट्राइड फाइंड करना है, देन हाउ कैन यू फाइंड द सेंट्राइड? आप कैसे इसका सेंट्राइड मालूम करेंगे? ठीक है, सेंट्राइड के लिए देखते हैं, इसको हटाते हैं यहां से, और सेंट्राइड कैसे मालूम करेंगे उसको देख लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड द सेंट्राइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का अगर हमको सेंट्राइड मालूम करना है तो हम सेंट्राइड कैसे मालूम करेंगे? बीसी चेक करते हैं, यहां से एक ट्रायंगल ले लेते हैं और कोऑर्डिनेट्स इसके मालूम है। सपोज x1, y1, ऐसे क्या है? x2, y2 है। ये कितना है? x3, y3 है। और हमें मालूम करना है इसका सेंट्राइड। तो सेंट्राइड आप जानते हो किसे कहते हैं?
यू नो व्हाट इज सेंट्राइड? सेंट्राइड का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की जो मीडियंस होते हैं, वो मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्राइड। उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्राइड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सपोज ये मीडियन ऐसे करके ऐसे जा रही है, सेकेंड मीडियन इज दिस एंड थर्ड इज दिस, ऐसे करके ऐसे जा रही है। डी, ई और एफ मालूम है। सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स x, y ले लें। अगर हम x, y ले लेंगे और हमें मालूम करना पड़ेगा x वैल्यू। x वैल्यू कितना होगा? x1 + x2 + x3 अपॉन 3। सिमिलरली y इक्वल टू कितना होगा? यू नो दिस इज द y1 + y2 and + y3 अपॉन 3। ये क्या हो गया? सेंट्राइड आ गया। आई थिंक बच्चों ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इस सेंट्राइड कैसे निकालते हैं? सेंट्राइड निकाल दिया। अभी इसके बाद में ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट और समझा देते। आर्थो सेंटर की भी बात आती है कई बार। आर्थो सेंटर क्या होता है? सिलेबस में तो खैर नहीं होगा, लेकिन सेंट्राइड बता रहे हैं तो आर्थो सेंटर ही बता देते हैं। उसे ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो फॉर्मूला नहीं बताएंगे, बस ऑर्थो सेंटर होता क्या है ये जरूर बता देंगे। देखिए इसको रफ कर दीजिए, एक मिनट के लिए जरा इसको हटा दीजिए, पूरा हटा करके फिर बात करते हैं आर्थो सेंटर की। ये देखो आर्थो सेंटर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाओ उसको, ट्रायंगल को, तो सही रहेगा। ऐसे ऐसे एंड ऐसे, एंड दिस इज द ABC। ये ABC हो गया और हमें इसका निकालना है सेंट्राइड, सॉरी आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर का मीनिंग होता है कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द आर्थो सेंटर। ये सपोज पॉइंट डी पर है, ये पॉइंट ई पर है, एंड दिस पॉइंट इज ऑन एफ। ये पॉइंट कहां पे? एफ पे। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑन अपोजिट साइड्स, दिस इज कॉल्ड द आर्थो सेंटर। उसे हम आर्थो सेंटर बोलते हैं। तो सपोज आर्थो सेंटर यहां पर ये दिया है, खैर इसका कहीं पर यूज नहीं है फिलहाल, आपके इसमें एकेडमिक्स में नहीं है यूज इसका। आगे देखिए, अब इसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी कुछ आपको बताया। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप देख सकते हैं, लेकिन शायद एरिया ऑफ ट्रायंगल सिलेबस से हटा दिया गया है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली मेन चीजें जो थी वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक, आई होप इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द डिटेल क्लास ऑफ क्लास 11th विद द सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के साथ हम डिटेल क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, एंड दिस विल बी हैपन ऑन मंडे ऑनवर्ड। और मंडे से दूसरी क्लासेस होंगी हमारे एडवर्ड में, जैसे फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री की होगी, एंड ट्यूसडे आई विल मीट यू। ट्यूसडे को हम मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे। टाइम हमारा यही रहेगा 5 PM से लेकर के और बाद तक। ठीक है, तो अभी चलिए चलते हैं, आपको बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय बच्चों, थैंक यू। अभिषेक आप कर दो, बेटे का फोन आ रहा है, पता नहीं बार बार देखे।